A very good evening to everyone. Welcome to JK Exam Cracker. This is Tanya. First of all, I'm really sorry guys that past 2-3 days से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई, बट आई प्रॉमिस यू ऑल दैट हमारे पास अराउंड 6 डेज हैं एंड इन 6 डेज में मैं आप लोगों को मैक्सिमम वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी जिससे आपका मैक्सिमम इंग्लिश का रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, प्रीवियस जो हम ग्रामर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है. आप लोग वहाँ से वो वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फ्रॉम द बेसिक्स. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी रिक्वेस्ट था दैट कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज, पैराजम्बल्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं इस पर एक स्ट्रैटेजी डिस्कस किया जाए. तो डेफिनेटली आज शाम को 8 बजे के अराउंड आपको एक वीडियो मिलेगा चैनल पर जिसमें सिर्फ 3 to 4 मिनट्स का वीडियो होगा जिसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस किया है ऑन हाउ टू अटेम्प्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. बिकॉज वी ऑल नो दैट बैंकिंग एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही लेंदी होते हैं, कम टाइम होता है, 5 to 8 क्वेश्चन हम लोग को इसके बेसिस पे पूछे जाते हैं तो हम लोग इसे स्किप भी नहीं कर सकते. तो कम समय में कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो वो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ वीडियो में डिस्कस कराया. तो डेफिनेटली वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ज़रूर देखिएगा. ठीक है, आज जो हम लोग करने वाले हैं वर्ब्स का रिवीजन ऑन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. वर्ब्स इज अ वेरी इजी टॉपिक लेकिन बहुत कई बार कंफ्यूजिंग भी हो जाता है व्हेन इट कम्स टू नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स जैसे जेरेंड्स, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि कब जेरेंड्स को, इन्फिनिटिव्स को, पार्टिसिपल्स को हमें यूज़ करना है या इनके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे. तो डोंट वरी, आज मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो इनके बेसिस पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं. ठीक है, तो वही क्वेश्चन हम आज के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे एंड देन हम लोग कुछ वोकैबुलरी करेंगे. अगर आप लोग कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना चाहते हो व्हाट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है. इवन आपको यहाँ पर सजेशन में भी शो हो रहा होगा, टॉप ऑफ द स्क्रीन पे आपको सजेशन में भी वीडियो का लिंक शो होगा, वहां से भी क्लिक करके आप लोग वीडियोस वॉच कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1. as I have worked hard, I am confident to pass with flying colors. I have worked hard, I am confident to pass. एरर है यहाँ पर, देखिए आई एम कॉन्फिडेंट टू पास नहीं होगा, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग होगा. कॉन्फिडेंट के बाद हम लोग ऑफ लगाते हैं और वेन एवर वी यूज अ प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा वर्ब का ING फॉर्म लगाते हैं या फिर हम कह सकते हैं एक जेरेंड का हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स. प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है, एक जेरेंड लगता है. अब आप लोग बोलेंगे टू के बाद तो मैम आपने बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टूडेंट्स बनाते हैं इन्फिनिटिव्स. ठीक है, टू प्लस वर्ब की फॉर्म जब इन्फिनिटिव है तो हम लोग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बट एज अ प्रेपोजिशन टू के बाद वर्ब का ING फॉर्म लग सकता है. इवन हर एक प्रेपोजिशन के बाद टू का ING फॉर्म लगता है, वर्ब का ING फॉर्म लगता है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. इट इज टाइम वी रिटर्न होम. नो एरर, ये हम लोग को सेंटेंस में बोला गया है. ये वाला एरर हम लोग पहले भी कर चुके हैं. आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. जब भी सेंटेंस इट इज़ टाइम से स्टार्ट होगा तो हम लोग को 2 पॉइंट्स हम लोग फॉलो करते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे. तो आप लोग इसका आंसर मुझे खुद देंगे. इट इज़ टाइम वी रिटर्न होम या नो एरर. ठीक है, जो भी एरर आपको लगता है इस सेंटेंस में आप लोग मुझे बताएंगे इन द कॉमेंट सेक्शन. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. द लॉयर आस्क्ड इफ इट वर वर्थ टू टेक द मैटर टू द कोर्ट. इट वर वर्थ टू टेक, एरर है यहाँ पर. अब एरर क्या है हम लोग ध्यान से देखते हैं. पहले तो आप लोग बोलोगे इट वर नहीं होना चाहिए, इट वॉज होना चाहिए. एरर ये नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि इफ है, कंडीशनल है. तो आई टोल्ड यू गाइज दैट जब भी हम लोग इमेजिनरी की बात करते हैं हम लोग वर का यूज करते हैं कि अगर ऐसा होता तो. ऐसा है नहीं, राइट. एरर कहाँ पर है, यहाँ पर. टू टेक नहीं होना चाहिए, टेकिंग होना चाहिए. नाउ यू विल आस्क ऐसा क्यों. तो देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जब वो एक सेंटेंस में यूज होते हैं उनके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब का ING फॉर्म लगाते हैं, यानी कि एक जेरेंड लगाते हैं. ये वाला रूल फॉलो करते हैं. सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, कौन से वाले वर्ब्स जो यहाँ पर आपको नीचे लिस्ट में दिए हैं इनके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब का ING फॉर्म. एंड वर्थ इज वन ऑफ दोस. तो वर्थ के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, वर्थ टेकिंग. हम लोग बोलते हैं ना, आई लव टू डांस इज रॉन्ग. आई लव टू डांस नहीं होता, आई लव डांसिंग. डांसिंग इज वॉट, अ जेरेंड. ठीक है, आई हेट टू ड्रिंक इज रॉन्ग, आई हेट ड्रिंकिंग इज राइट.
ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ऐसे वाले वर्ड्स के बाद हम लोग आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरेंड का यूज करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स, यू कैन रीड दीज वर्ड्स वंस। आगे बढ़ेंगे। आई बेड हिम टू सबमिट ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर ही लेफ्ट द जॉब। आई बेड हिम, हमारे पास वर्ब क्या है, बेड। बेड इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। जब भी हम लोग बेड यूज करते हैं, इसके बाद जो हम वर्ब यूज करते हैं वो कौन सा वर्ब होता है, प्लेन इन्फिनेटिव। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि प्लेन इन्फिनेटिव क्या होता है। देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सा वाला इन्फिनेटिव होता है, ये बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। कौन सा इन्फिनेटिव होता है, ये बेयर इन्फिनेटिव, जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर हम टू का यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब नाउन की तरह बिहेव करे उसे हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। टू यूज हुआ है तो वो बेयर इन्फिनेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू यूज नहीं हुआ तो वो प्लेन इन्फिनेटिव है। और इस पर्टिकुलर वर्ब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत ही गिने चुने रूल्स हैं नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड, बट ये सारे इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होने चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई बेड हिम सबमिट ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। टू सबमिट नहीं आएगा, बेड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इतना पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आई रिमेंबर मीट हिम 4 years ago। आई रिमेंबर मीट हिम नहीं होगा, आई रिमेंबर मीटिंग हिम होगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज अभी मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दिखाया था, ये वाला, जिसमें कुछ वर्ड्स बताए जिनके बाद हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म करते हैं। यहाँ पर रिमेंबर इज वन ऑफ दोज। तो रिमेंबर के बाद आप लोग क्या यूज करेंगे, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, जेरेंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन पे आते हैं। आफ्टर द टीचर हैज टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड अगेन। रिपीटेड का मतलब दोहराना, अगेन का मतलब दोहराना। तो दो वर्ड्स एक ही पार्ट ऑफ सेंटेंस में दो बार यूज नहीं हो सकते, क्योंकि वो सेंटेंस को क्या बना देते हैं, सुपरफ्लूअस। सुपरफ्लूअस मतलब जहां पर जरूरत से ज्यादा वर्ड्स का यूज किया गया है। रिपीटेड और अगेन दोनों का मतलब एक है, तो हम किसी एक वर्ड का यूज करेंगे। तो यहां से हम लोग अगेन को हटा देंगे। ऑल ऑफ देम रिपीटेड द, ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड, रिपीटेड द वर्ड, दैट इज इट। यहाँ पे हमें अगेन यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ेंगे। इट इज अ नोन फैक्ट दैट टाइम डज नॉट रिटर्न बैक वंस इट इज लॉस्ट। यही पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए रिपीट एंड अगेन वर्ड का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। हम लोग दोनों में से एक यूज करते हैं। सिमिलरली रिटर्न एंड बैक का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। रिटर्न का मतलब वापस, बैक का मतलब वापस, सेम मतलब होता है। तो यहाँ पर रिटर्न बैक बोलना गलत होगा, अगेन सेंटेंस सुपरफ्लूअस हो जाता है। सो क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज अ नोन फैक्ट दैट द टाइम डजंट रिटर्न वंस इट इज लॉस्ट। बैक को हम लोग को ओमिट कर देना है, ठीक है। दो वर्ड्स जो सेम मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं, दैट मेक्स दोज वर्ड्स मेक अ सेंटेंस सुपरफ्लूअस, सो वी विल बी ओनली यूजिंग अ सिंगल वर्ड। आई एम वॉन्टिंग अ कॉफी बिकॉज आई एम एग्जॉस्टेड टूडे। अभी मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में जब हमने एरर डिटेक्शन किया था, मैंने आपको बोला था कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म में नहीं लिखे जाते, एंड वॉन्ट इज वन ऑफ दोज। मैंने आपको बताया था हम लविंग नहीं बोलते, हेटिंग नहीं बोलते, रिकग्नाइजिंग नहीं बोलते, आई एम रिमेंबरिंग ही नहीं बोलते, राइट। तो उसी तरीके से हम वॉन्टिंग भी नहीं बोलते हैं। आई सिंपली आप लोग क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट अ कॉफी बिकॉज आई एम एग्जॉस्टेड टूडे। नेक्स्ट वन, यही वो वर्ड्स हैं, इनका लिस्ट मैं आप लोगों को पहले भी दे चुकी हूँ, राइट। दे आर नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। आगे आ जाते हैं। द ऑफिसर्स एक्विटेड देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। द ऑफिसर्स एक्विटेड, एक्विटेड का मतलब क्या होता है, देखिए टू डू बेटर देन एक्सेप्टेड। किसी भी सिचुएशन में कुछ ऐसा करना, अपने आप को ढालने की कोशिश करना, या फिर देन एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कुछ बेहतर कर जाना, उसे ही हम लोग बोलते हैं एक्विटेड। सो एक्विटेड के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज हुआ है। दिस सेंटेंस इज टोटली एरर फ्री, नो एरर इन दिस सेंटेंस। अब यहाँ पर एरर कब होता, अगर यहाँ पर देमसेल्व्स ना होता तो। कुछ वर्ड्स मैंने आपको प्रोनाउंस के सेशन में भी बताया था, जब हमने प्रोनाउंस पढ़े थे बहुत समय पहले, दैट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं
जिनको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं आई हर्ट यू और आई हर्ट माई सेल्फ, 3 सेंटेंस मैंने लिखे। इफ आई आस्क क्योंकि इनमें से कौन सा सही है, तो आप बोलोगे सेकेंड एंड थर्ड वाला करेक्ट है। आई हर्ट यू सही है, आई हर्ट माई सेल्फ सही है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो इनकम्प्लीट है। आई हर्ट हूँ, किसे हर्ट किया, क्या हर्ट किया, कुछ बताना तो पड़ेगा ना। दैट मीन्स हर्ट वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, राइट। तो हर्ट की तरह ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। और जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो सब्जेक्ट खुद को ही क्या बना लेता है, ऑब्जेक्ट। जैसे आई ने यहाँ का खुद को ही रिफ्लेक्ट करके बोल दिया माई सेल्फ, किसी और को नहीं किया तो खुद को किया, है ना। तो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सो वेन एवर विद दीज वर्ड्स with these words there is no object given, आप लोग क्या करोगे, सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बना लोगे। सब्जेक्ट के साथ आप लोग क्या लगा लोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा लोगे। दैट इज इट, एंड दिस सेंटेंस इज टोटली करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। He called me yesterday and said that he was looking forward to meet you. Looking forward to, again एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, सेंटेंस रिप्लेसमेंट में भी पूछा जाता है, ठीक है। कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनमें से एक है लुकिंग फॉरवर्ड टू, एकस्टम्ड टू, इन एडिशन टू, ऐसे वाले फ्रेजेस। इनके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, इनके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, एक जेरेंड लगाते हैं, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होगा। हालांकि ये बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब आप बोलोगे यहाँ तो टू है, टू के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन दिस इज अ कंप्लीट फ्रेज। लुकिंग फॉरवर्ड टू, देखिए accustomed to, averse to, with a view to, सभी के सभी टू से एंड कर रहे हैं। इन एडिशन टू, गिवन टू, लेकिन इन सब के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, जेरेंड। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, स्मोकिंग इज अ जेरेंड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मीटिंग इज अ जेरेंड, ठीक है। अब ये वाला केस वर्ब प्लस यूज टू, ये वाला केस में कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। देखो अगर मैं ऐसा लिखूं, आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, मैं वॉक पर जाया करता था। यूज टू क्या बताता है, पास्ट के रेगुलर एक्शंस, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, आई एम यूज्ड टू, अब मैं क्या लिखूंगी, गोइंग फॉर अ वॉक, तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है। जब यूज टू के बाद कोई वर्ब लग जाता है, वर्ब कौन सा, इज एम आर, वॉज वर, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, एक जेरेंड, यानी कि एक आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो अगर यूज टू अकेला दिया है तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आई एम यूज टू, आई वॉज यूज टू, ही इज यूज टू, कुछ ऐसा दिया हो तो हम उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। I know to make pizza, but I am not sure if you like it. Now the point is, no cannot be followed directly by an infinitive. No के बाद हम कभी भी directly एक infinitive नहीं लगाते, हम क्या use करेंगे, know how to, हम क्या लगाएंगे, how। तो I know to make pizza नहीं होगा, I know how to make pizza। no के बाद directly to plus verb की first form नहीं लगती, ठीक है गाइस, तो एरर यहाँ पर है। लास्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू। इन्हीं 3 के साथ आपका एडजेक्टिव का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडवर्ब का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड वर्ब का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो जाएगा। ग्रामर के सभी सेक्शंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि सभी के सभी एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन में काम आते हैं, ठीक है। तो एक बार कंप्लीट ग्रामर कोर्स आप लोग करोगे ना, तो आपको कभी भी रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इंग्लिश पढ़ने से पहले एक कंप्लीट ग्रामर कोर्स आप लोगों को करना है, उसके बाद क्वेश्चंस पे आना है डायरेक्टली। मैक्सिमम दिन में 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करो, जिससे आपका जो बेसिक्स है वो स्ट्रांग होता जाए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इवन इन द रीडिंग आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो शी साउंड्स पोलाइटली नहीं होगा, द रोज स्मेल्स स्वीटली नहीं होगा, ही लुक्ड ऑनेस्टली नहीं होगा, क्या होगा, शी साउंड्स पोलाइट, द रोज स्मेल्स स्वीट, शी लुक्ड ऑनेस्ट। नाउ व्हाट इज द पॉइंट कि हमने यहाँ पर ऐसा किया, देखिए
जब भी हम वर्ब्स ऑफ सेंसेशन की बात करते हैं, आई टोल्ड यू प्रीवियसली एज वेल, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन क्या होते हैं? जो हमारे सेंसेस बताते हैं, देखना, सुनना, महसूस करना, टेस्ट करना, स्मेल करना, ये सारे क्या है? हमारे सेंसेस हैं। तो जो वर्ड्स ये वाले एक्शंस डिफाइन करते हैं, उनके बाद हम लोग क्या लगाते हैं? एडजेक्टिव लगाते हैं, अगर ज़रूरत है लगाने की तो। दीज आर नेवर फॉलोड बाय एन एडवर्ब। और ये जो एलवाई वर्ड्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, पोलाइटली, स्वीटली, ऑनेस्टली, एलवाई वर्ड्स कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। जनरली एक्सेप्शंस भी होती हैं, एडवर्ब्स के साथ बताऊंगी, ठीक है। तो ये वाले वर्ब्स जो होते हैं, ये इनके साथ नहीं लगते, इनके साथ हम लोग इसका एडजेक्टिव फॉर्म ही यूज करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने स्वीट, ऑनेस्ट, पोलाइट, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स, क्वालिटी वर्ड्स हैं, तो हमने इनको इनसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। सो दिस इज द पॉइंट जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि रूल्स याद कैसे करें? यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी रूल्स, आपको कोई रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको प्रॉपरली ग्रामर कोर्स करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, विद प्रैक्टिस, विद रीडिंग आप लोगों के ऑटोमेटिकली स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होते जाएंगे। बट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग सोचोगे आज इंग्लिश पढ़ा है, अब हफ्ते बाद देख लेंगे, तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, जहां हो वहीं रहोगे। सो इम्प्रूवमेंट के लिए 25 प्लस स्कोर करना है ना इंग्लिश में, इजीली कर सकते हो। इंग्लिश में 25 प्लस स्कोर जो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आप क्वांट्स में, रीजनिंग में अगर आप लोग कट ऑफ भी क्लियर कर लो ना, तो आपका जो ओवरऑल कट ऑफ होता है वो क्लियर हो जाता है विद ओनली दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। तो ये करने के लिए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इंग्लिश बहुत आसान है अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ें तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वी विल बी डूइंग सम वोकैबुलरी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन हम वोकैबुलरी करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है आपका रेट्रोगेट। अब देखो रेट्रो वर्ड जो है ना, ये एक रूट वर्ड है, प्रीफिक्स है, जिसका मतलब क्या होता है? बैकवर्ड, पीछे की तरफ, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना रेट्रो म्यूजिक, पुराने टाइम का म्यूजिक, रेट्रो फैशन, पुराने टाइम का फैशन बोलते हैं ना, तो वो मतलब पुराने समय का, पुराना, बैकवर्ड। ग्रेड का मतलब क्या होता है? हम लोग इसका मीनिंग डिफाइन कर सकते हैं स्टेप्स टूवर्ड्स समथिंग। तो रेट्रोग्रेड का मतलब क्या हुआ? पीछे की तरफ स्टेप्स, रिवर्टिंग, डिटोरेटिंग, डिक्लाइनिंग, मतलब पीछे की तरफ बढ़ना, और ज्यादा गिराव होना, पीछे की तरफ होना, नीचे की तरफ आना, डिक्लाइन होना, उसे ही हम लोग कहते हैं रेट्रोग्रेड, ठीक है। तो आगे बढ़ना, पीछे बढ़ना हो गया रेट्रोग्रेड, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे, मैन्यूमेशन। मैन्यूमेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली आजादी, फ्रीडम। किससे फ्रीडम? किसी भी तरह की स्लेवरी से। जब आप किसी के दास हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी के स्लेव हैं, नौकर हैं बेसिकली, उससे आपको आज़ादी मिल जाना, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैन्यूमिशन, ठीक है। सो फ्रीडम, इमेंसिपेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका मतलब भी होता है फ्रीडम, आज़ादी, लिबर्टी। सो ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोक, रोक लगाना किसी चीज का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करना मतलब टोटली बुरे तरीके से किसी को अपोज करना, खिलाफ होना, फटकारना, जैसे हिंदी में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सो कैस्टिगेट का मतलब होता है ये, दीज आर द सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। अप्रिशिएट मतलब किसी को बढ़ावा देना, ये इसका अपोजिट है। फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिमोलिशन। डिमोलिशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब टोटली तबाही, ठीक है। तो डिमोलिशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिमोलिशिंग, किसी भी तरह की डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ना, अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ना, उसे ही हम लोग कहते हैं डिमोलिशन, ठीक है। डिस्ट्रक्शन, लेवलिंग आर द सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स, एंड कंस्ट्रक्शन, कंफर्मेशन आर द अपोजिट वर्ड्स। सो दीज आर द वर्ड्स जो आज आप लोगों ने किया। एंड आपका होमवर्क एक और है, एक तो वो सेंटेंस एरर आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, प्लस इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आप लोगों ने मुझे बताना है। बी ऑनेस्ट, अगर इसका मीनिंग पता है तो ही कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं पता है तो एक बार इसका मीनिंग जरूर देखिए। डेफिनेटली ये वर्ड मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगी, ठीक है गाइस। 8 बजे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो अपलोड होगा, डोंट मिस दैट स्ट्रैटेजी सेशन, ओके। टिल देन, गुड लक, गुड बाय।